हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माई डेस्टिनी का पार्ट 13 शेयर करने वाली हूँ गाइस। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि इस एफएफ के और कितने पार्ट्स बनेंगे, तो इसके 4 या 5 पार्ट्स और बनेंगे गाइस, फिर ये एफएफ एंड हो जाएगा। मैंने इसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखा था, मैंने इसे छोटा ही लिखा है, थोड़ा शॉर्ट ही लिखा है इसकी स्टोरी को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वीइंग को फॉलो करता है, अपने बॉडीगार्ड के ज़रिए उस पर नज़र रखवाता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बिकॉज़ वीइंग ने डेट पर जाने से मना कर दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी को जब पता चलता है कि वीइंग जिन गुनगायों से मिल रहा है, उसके पास गया है और उस बार में गया है, तब वांग जी को बिल्कुल भी सहन नहीं होता है वीइंग का उस बार में जाना, और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। और जब वो वहाँ पर पहुँचा, उसने जो देखा, उसको इतना गुस्सा आया वांग जी को। वांग जी तुरंत वीइंग को अपने पास खींच लेता है। जिन गुनगायों के आर्म्स में था वीइंग, और उसने वहाँ से उसको खींच लिया था और वो उसे लेके वहाँ से चला आता है। वांग जी वीइंग को ऐसी हालत में अपने घर लेकर नहीं जा सकता है, नहीं तो उसके फादर को और उसके अंकल को पता चल जाएगा कि हाँ, कोई प्रॉब्लम चल रही है इन लोगों के बीच में। इस वजह से वांग जी उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। उसने एक बहुत ही अच्छा स्वीट ख़रीदा है जिसमें वो रुकता है कभी कभी। ऑब्वियसली जब वो लेट हो जाता है तो उसी स्वीट में रहता है। एंड वांग जी वीइंग को वहीं ले जाता है, उसकी केयर करता है। वीइंग को फीवर आ गया था, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से और इतना टॉर्चर हुआ था वो। उसने पहली बार विस्की ड्रिंक की है, पहली बार ऐसे इतनी ज़्यादा विस्की पीने की वजह से वीइंग को फीवर भी आ गया था। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, वो बेहोश हो गया था लिटरली। बट अब उसको ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके होश आने लगा था। वांग जी उसकी केयर करता है, उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहा होता है, अपने अपार्टमेंट पे ले जाके उसको उसकी केयर करता है, उसके क्लॉथ्स को चेंज करता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसके लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए जब वो जाता है, तभी वीइंग को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो एक बहुत ही सुंदर से अपार्टमेंट में है। उसको लगता है कि ये अपार्टमेंट जो है वो जिन गुनगायों या फिर वेंसू या वेंचाओ में से किसी एक का है। और उसको डर लगने लगता है, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और वो देखता है जब कि उसके क्लॉथ्स चेंज किए गए हैं, तब तो उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था कि क्यों ऐसा क्यों होता है उसके साथ। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और अपने मन में कह रहा था कि ऐसा उसी के साथ क्यों होना था। पहले उसकी मदर उससे प्यार नहीं करते, दूसरा अब ये लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। इतना सब सोचकर वो रोने लग गया था और वो जल्दी से अपनी स्लीपर्स को पहनता है, अपने शूज को, और वहाँ से ना जाने लगता है। और जैसे ही वो मेन डोर पर पहुँचा, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, वीइंग कहाँ जा रहे हो। और वो वीइंग जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी उसके साइड चल के आ रहा था और वो आके कहता है, वीइंग तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब वीइंग वांग जी को ऐसे अपने सामने देख के वांग जी को हक कर लेता है। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जो भी कुछ उसके साथ आज हुआ है उसके बाद से उसको बहुत डर लग रहा था। और वो ना वांग जी को हक कर लेता है, एक टाइट हक कर लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ वो क्राई कर रहा था, रो रहा था। वांग जी उसको काम डाउन करता है, उसके फोरहेड पे अपने हाथ को फिराता है और कहता है, वीइंग शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो तुम मेरे पास हो, ये मेरा अपार्टमेंट है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं जब भी लेट हो जाता हूँ ऑफिस में या किसी मीटिंग में, तो मैं यहीं पर आकर रहता हूँ। वीइंग देखो, तुम सेफ हो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें लेकर आ गया था वहाँ से। वांग जी वीइंग को काम करने की कोशिश कर रहा था, बट वीइंग शांत नहीं हो रहा था, वो काम नहीं हो रहा था। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ चल रही थी। और वांग जी उसे कहता है, वीइंग प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ देखो तुम मेरे पास हो। और उसके बाद जो वांग जी करता है, वीइंग सोच भी नहीं पाया था कि ये वांग जी ने क्यों किया। वांग जी वीइंग को अपने सीने से अलग हटाता है और उसके पूरे फेस पर उसे सॉफ्ट किसेस करने लगता है, जिससे कि वीइंग शांत हो जाए। और ऐसा ही हुआ था। जैसे ही वांग जी उसको किस करना स्टार्ट करता है, उसको सॉफ्ट किसेस करता है, तो वीइंग
जो डर रहा था ना अभी तक वो शांत हो गया था, वो एकदम शांत हो गया था। उसको जितना भी डर था वो ख़त्म होते जा रहा था धीरे धीरे करके। एंड वांग जी उसको ऐसे ही किस करते करते, ऐसे ही धीरे धीरे किस करते करते, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट किस करते हुए अपने रूम में वापस से ले आता है, बेडरूम में। और बेडरूम में ले जाके वो वीइंग को बेड पे बिठा के कहता है कि वीइंग, मैं डिनर बना रहा हूँ, तुम्हें डिनर करना है ना, भूख लगी है ना तुम्हें, मैं डिनर लेकर आता हूँ, तुम 2 मिनट यहीं पे बैठो। वांग जी जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी वीइंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि आई एम सॉरी वांग जी, आई एम रियली सॉरी। तब वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं वीइंग, मुझे तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ओके, अब मैं डिनर लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ऐसा कह के वांग जी वीइंग को वहाँ छोड़ के किचन में आके डिनर जो उसने बनाया था उसको ट्रे में लगाता है और वीइंग के लिए लेकर के जाता है। और वीइंग को बहुत ही प्यार से वांग जी ने अपने हाथों से डिनर कराता है। वीइंग जो कि बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील कर रहा था कि उसने वांग जी से झूठ बोला है, उसने वांग जी से बातें छुपाई हैं, इस बात को सोचकर वो वांग जी को देखता है अपनी आईज से और कहता है कि वांग जी प्लीज़ आई एम सॉरी। तब वांग जी उस ट्रे को बीच में से हटाता है जो खाने की ट्रे रखी हुई थी और वीइंग के क्लोज आके उसको हग करके कहता है वीइंग, माफ़ी मत मांगो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। होता है कभी कभी, हालात ऐसे हो जाते हैं ज़िंदगी में कि हम किसी को कोई बात नहीं बता पाते हैं। कोई बात नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया लेकिन अब बता सकते हो ना, क्या हुआ था, क्या कहा था उन लोगों ने, क्या हुआ था, ये तुम मुझे बाद में बता देना, भले ही अभी नहीं बताना दो, लेकिन अभी तुम डिनर करो, अपना ख्याल रखो, तुम्हें फीवर आ रहा है, तुम शांत रहो बस। ओके, और ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ऐसा कह के वांग जी पूरा डिनर वीइंग को कंप्लीट कराता है। उसके बाद वीइंग को फीवर की टैबलेट्स देता है, उसको सुलाता है अच्छे से और कहता है कि मुझे कुछ काम है कंपनी का, मैं वो करने के बाद सोऊंगा, तुम सो जाओ। वीइंग जो कि उन टैबलेट्स को लेने के बाद सो गया था, बिकॉज उसके सिर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको फीवर भी आ रहा था, तो वो टैबलेट्स लेने के बाद सो जाता है। वांग जी उसको कंपनी का कुछ काम था, वो उस काम को करने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे कंपनी का कोई भी काम नहीं था। वो वेंडिंग को कॉल करता है और नी मिंजू और लैंसी चैन को भी, और जो भी कुछ हुआ है इन पिछले 3-4 दिनों में वो इन सब बातों को बता देता है कि हाँ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ और वीइंग की हालत कितनी ख़राब है। तब लैंसी चैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और नी मिंजू वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि क्या ऐसा क्यों, वीइंग के साथ ही क्यों, बिकॉज उनको पता है कि स्टार्टिंग से वीइंग की मदर भी वीइंग को पसंद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती ये किसी को भी रीज़न आज तक नहीं पता कि वीइंग की मदर उसको पसंद क्यों नहीं करती हैं, बट हाँ नी मिंजू को इतना पता है कि वीइंग ने स्टार्टिंग से सफ़र किया है, उसे सिर्फ उसकी सेजे, जियांग चैंग और उसके फादर ने हमेशा प्यार दिया है, बट उसके फादर अक्सर बाहर रहते थे बिजनेस की वजह से। और अब जब उसे वांग जी प्यार कर रहा है तब उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रही हैं। तब वांग जी कहता है कि मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ अभी। वीइंग अभी सो रहा है और ये मेरा अपार्टमेंट है, इसमें कोई भी आ नहीं सकता है, इसमें मैंने चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगवा रखे हैं, खड़े कर रखे हैं, मीन्स जो भी है उसने पूरी सिक्योरिटी के साथ वीइंग को वहाँ पे सोता हुआ छोड़ के वो इन लोगों से मिलने के लिए चला जाता है। इन लोगों के बीच में क्या बात हुई ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है गाइस, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वीइंग जागता है तो वो देखता है वांग जी वहाँ पर नहीं था। मॉर्निंग के 8 बज चुके थे, लेकिन वीइंग जैसे ही जागा तो उसने देखा वांग जी वहाँ पर नहीं है। तो वीइंग घबरा गया कि वांग जी ऐसे ही छोड़ के उसको क्यों चला गया, वो कहाँ चला गया है। तब वीइंग उठकर जाता है, वो देखता है कि कहीं वांग जी किचन में तो नहीं है, जैसे उसने डिनर बनाया था वैसे मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हो। और वीइंग बहुत डरते हुए जा रहा था, वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर वांग जी वहाँ नहीं हुआ तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। जैसे ही वीइंग किचन में पहुंचता है तो वो देखता है कि वांग जी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, और वांग जी को ऐसे देख के वीइंग तुरंत जाके हक कर लेता है। वांग जी को बैक साइड से हक कर लिया था वीइंग ने, और वीइंग को ऐसे हक करते हुए देख के वांग जी कहता है कि
क्या तुमने क्या सोचा मैं चला गया? और वीइंग मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। और ऐसा कह के वांग जी उसको बैक हक करता है, पलट के मुड़ता है उसकी साइड और उसको अपने सीने से लगाते हुए कहता है गुड मॉर्निंग वीइंग। तब वीइंग उसके चेस्ट से लग के ना एकदम बच्चों की तरह ना वो हंस रहा था कि हाँ, उसको एकदम सुकून मिला कि हाँ वांग जी वहाँ पे है। इसके बाद वांग जी कहता है कि तुम टेबल पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। वीइंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो जाके टेबल के पास बैठ जाता है और वांग जी वीइंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं, शावर वगैरह लेते हैं और कंपनी के लिए निकल जाते हैं। वांग जी कार में वीइंग से कहता है कि वीइंग आज हम डेट पर चल रहे हैं और मैं बिल्कुल भी ना नहीं सुनने वाला हूँ। तभी वीइंग के फ़ोन पर एक कॉल आने लगती है और वो कॉल जैसे ही वीइंग देखता है, वीइंग के फेस का कलर डाउन हो गया था। तब वांग जी कहता है कि उसकी कॉल को बिल्कुल भी रिसीव मत करो, उसे इग्नोर करो। उसकी कॉल्स तुम जितना रिसीव करोगे ना वो तुम्हें उतना ही डराएगा। तब वीइंग वांग जी की बात मान के जिनगुनगायो की कॉल को कट कर देता है, वो उसकी कॉल को पिक नहीं करता है। ऐसे ही जिनगुनगायो 7 से 8 बार कॉल करता है, लेकिन जब वीइंग ने कॉल को पिक नहीं किया तो जिनगुनगायो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो अपने फ़ोन को दीवार में दे मारता है और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है कि वीइंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगा कि मुझे रिजेक्ट करने वाले का अंजाम क्या होता है। अब हमें दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है लैंसी चैन, जो कि एक बार में गए हुए थे और वो उस बार के मैनेजर से कुछ बात कर रहे थे और जब वो मैनेजर उनको सीधे सीधे जवाब नहीं देता है तब लैंसी चैन अपने पास से एक गन निकालते हैं एंड उसके फोरहेड पर टेक देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे सारी बातें सच सच बताओ। जी वही मैनेजर है जो कि उस बार में जॉब करता था और जिसने वीइंग के बारे में जिनगुनगायो और वेंचा और वेंसू को बताया था और उनसे पैसे लेके अपना खुद का बार खोला था। बट इस बार में उसने अपने आप को मैनेजर ही रखा था और मालिक किसी और को दिखाया था, जिससे कि उस पर ना कोई भी टैक्स का इनवॉइस चार्जेस ना लगे, टैक्स वगैरह ना लगे। अब लैंसी चैन उसके जैसे ही फोरहेड पर गन टेकते हैं तो उसको डर लग जाता है, वो सारी सच्चाई उगल देता है कि हाँ उसी ने बताया था जिनगुनगायो को कि वीइंग अब वांग जी की कमजोरी बन चुकी है। बट इसके साथ साथ लैंसी चैन को पता चलता है कि उनके फादर और उनकी मदर दोनों का ही एक्सीडेंट करना चाहते थे, बट उस दिन उसके फादर नहीं थे और उसकी मदर का ही एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मदर की ही डेथ हुई थी। बिकॉज उनकी मदर को और फादर को पता चल गया था कि बेंस एंड जिन्स जो काम करते हैं वो इलीगल है और उनकी एक फ़ाइल जो कि उनके पास थी वो फ़ाइल हमें वापस लेनी थी और उस एक्सीडेंट के दौरान हमने वो फ़ाइल वापस ले भी ली थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लैंसी चैन को जब ये बात पता चलती है ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो अपने घर आ कर के अपने डैड को हक कर लेते हैं। वो जैसे ही अपने घर पहुँचे वो अपने डैड को सामने ही देख के अपने डैड को हक कर लेते हैं। बहुत टाइट हक किया था लैंसी चैन ने अपने डैड को, अपने फादर को, और लैन हुआ। उनको समझ में नहीं आया कि लैंसी चैन ने उन्हें इतना टाइट हक क्यों किया है, क्या हुआ है, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से वो लैंसी चैन को बैक हक करते हैं वापस से और कहते हैं बेटा क्या हुआ है तुम्हें, क्या कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है तुमसे, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तब लैंसी चैन कहता है नहीं डैड मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ है, बस मैं आपको हक करना चाहता था और कुछ नहीं। और ऐसा कह के लैंसी चैन अपने रूम में चले जाते हैं और वो जाके तुरंत वांग जी को कॉल करते हैं और कॉल करके वो सारी बातें बता देते हैं वांग जी को, जो भी कुछ हुआ था, किस वजह से उनकी मदर की डेथ हुई और किस वजह से वो वीइंग के पीछे पड़ा हुआ है जिनगुनगायो, ये सारी बातें वो बता देता है वांग जी को। तब वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन लैंसी चैन कहते हैं कि हमारे पास जो भी सबूत हैं वो कम है, हमें और सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं हिडन कैमरा लगा कर गए थे लैंसी चैन, और वो सारी रिकॉर्डिंग को वांग जी को भेज देते हैं सेव करने के लिए। उन्होंने 2 कॉपी अपने पास रखी थी सेव करके और 1 कॉपी उन्होंने भेज दी थी वांग जी को, और वांग जी ने उस 1 कॉपी से 7 या 8 कॉपीज़ बना ली थी साथ के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वीइंग जब
उसने जिनगुनगायो की कॉल नहीं उठाई और जिनगुनगायो अपना फ़ोन तोड़ देता है। तो वो एक न्यू फ़ोन अपने सेक्रेटरी से मंगवाता है और वीइंग के पास एक फ़ोटो भेजता है उसकी सिस्टर का, उसकी सेजे, जो कि रूम में लॉक थी, वो कहीं भी नहीं जा सकती हैं। वीइंग को ये फ़ोटो देखकर ऐसा लगता है कि जिनगुनगायो ने उनको लॉक किया है, बट ऐसा नहीं है गाइस। हमें पता है कि उनकी सिस्टर, वीइंग की सिस्टर को, सेजे को जिन जेसन लॉक करके रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके डैड और उसके ब्रदर उसकी वाइफ को चोट पहुंचाएं या उसको इन्वॉल्व करें किसी भी डील में या कुछ भी वो उसके साथ गलत करें, ये भी जिन जेसन नहीं चाहता है। इस वजह से वो लॉक करके रखता है अपनी वाइफ को। एंड जिनगुनगायो को वो फ़ोटो मिल गई थी, वो निकलवा लेता है फ़ोटोज़ सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। और सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था उसने, हिडन कैमरा लगवा रखा था जियान यानली और जिन जेसन के रूम के अंदर। ये कितनी गंदी उसकी थिंकिंग है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही जिनगुनगायो की। हालांकि मैं नहीं लिखा है, बट बहुत ही ज़्यादा गंदा इसका ना, बहुत गंदा करेक्टर है गाइस। इसके बाद वो जैसे ही उस फोटो को वीइंग देखता है तो उसको डर लग जाता है। उसके बाद जिनगुनगायो तुरंत मैसेज करता है कि अभी मेरे पास आओ, अगर तुमने वांग जी को छोड़कर और तुम मेरे पास नहीं आए तो समझ जाना कि तुम्हारी बहन को तुम कभी नहीं देख पाओगे। वीइंग, जो कि वांग जी को ये सब कुछ बताना चाहता था, तभी उसको एक और मैसेज रिसीव होता है और उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुमने वांग जी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम देख लेना क्या होगा। और तुरंत एक फ़ोटो आता है जिसमें वो लाइव फ़ोटो भेजा था जिनगुनगायो ने अभी तुरंत का, वांग जी के ऑफिस का। वांग जी के ऑफिस में वीइंग एक साइड और एक साइड वांग जी बैठते हैं, अपोजिट साइड में, आमने सामने मुंह होता है उनका, फेस होता है। उस फोटो को देखकर वीइंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी का ऑफिस के अंदर का फ़ोटो कैसे मिल गया। तब वीइंग उस फोटो को गौर से देखता है और उस फोटो को ना हिम्मत करके, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, कैसे भी करके छुपा के ना, अपने फ़ोन को रखने के बहाने से छुपा के उस फोटो को वांग जी को सेंड कर देता है। और सेंड करने के साथ साथ उसने लिखा था वीइंग ने, प्लीज़ इसे देखने के बाद कोई रिएक्ट मत करना, इसे ध्यान से देखो। तब वांग जी देखता है उसे ध्यान से और उसके बाद वहाँ से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। एंड वांग जी के ऑफिस से बाहर जाते ही वीइंग के पास तुरंत जिनगुनगायो का कॉल आ गया था। जिनगुनगायो उससे कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, मैंने तुमसे कहा मेरे पास आओ, अभी वांग जी से ब्रेकअप करो और मुझसे मिलो। अगर तुमने मुझसे मुलाकात नहीं की तो मैं तुम्हें पता है ना क्या करूँगा। तब वीइंग कहता है कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ऐसा कह के वीइंग वहाँ से अपना बैग उठाता है और एक, उसने वांग जी को कॉल करके कह दिया था छुट्टी के लिए कि हाँ मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, मुझे हाफ डे की छुट्टी दे दो। वांग जी एग्री हो जाता है, लेकिन ये दोनों पार्किंग लॉट में भी नहीं मिल सकते थे। इस वजह से वांग जी, वीइंग जो कैब बुक करता है उसमें ऑलरेडी वांग जी बैठा हुआ था। और जैसे ही वीइंग उस कैब में अंदर बैठता है तो वांग जी कहता है कि ये फ़ोटो तुम्हें कब मिला। तब वीइंग कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही, उसने तुम्हारे ऑफिस में हिडन कैमरा लगा रखा है। वीइंग जैसे ही इस बात को कहता है तब वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता चला कि जिनगुनगायो इतना ज़्यादा गिर सकता है। और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिनगुनगायो पे, बिकॉज उसको आज ही पता चला है कि जिनगुनगायो की वजह से ही उसके मदर की डेथ हुई है। उसके मदर के एक्सीडेंट की पूरी वजह जिनगुनगायो है। ये बात जैसे ही वांग जी को पता चलती है, दोबारा से याद आती है, तब वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था। इसके बाद वांग जी वीइंग से पूछता है उसने तुम्हें कहाँ बुलाया है। तब वीइंग कहता है कि उसने मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस बुलाया है, मुझे नहीं पता वो वहाँ पर क्यों बुला रहा है मुझे। रजिस्ट्रार ऑफिस किस लिए? तब वांग जी कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं भी तो देखूं ये करना क्या चाहता है। तब जिनगुनगायो, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था, एंड वीइंग जैसे ही वहाँ पहुँचता है तुरंत जिनगुनगायो वीइंग के पास आके उसके आर्म्स को इतनी तेज़ दबाकर उससे कहता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ध्यान रखना तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या करूँगा। तब
जिनगुनगायो की ऐसी बातें सुनकर वीयिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसको वो एक बार पलटकर वांग जी की साइड देखना चाहता था, लेकिन वांग जी ने मना किया था कि नहीं तुम मत देखना, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि मैं यहीं पर हूँ। इसके बाद जिनगुनगायो कहता है चलो मुझे तुमसे अभी शादी करनी है, अभी के अभी। और ऐसा कह के वो वीयिंग को रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ले जाने लगता है, और वीयिंग जो कि वांग जी की साइड नहीं देख सकता है बिकॉज वांग जी ने मना किया है, और वो ऐसे वांग जी की ना पता नहीं लगने देना चाहता है जिनगुनगायो को। तब वीयिंग कहता है कि प्लीज़ रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। तब जिनगुनगायो कहता है ठीक है, तुम्हें वॉशरूम जाना है अभी, इसका मतलब तुम वांग जी को बताना चाहते हो ना, ये सारी बातें बताना चाहते हो तुम उसे। लेकिन वीयिंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सच में वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाने दो। तब जिनगुनगायो कहता है ठीक है मैं साथ चलूँगा, और ऐसा कह के वो वीयिंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है वॉशरूम के साइड। लेकिन वीयिंग कहता है कि मैं एक ओमेगा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे मेरे वॉशरूम में नहीं आ सकते हो। तब जिनगुनगायो कहता है कि हाँ तुम एक ओमेगा हो, ये मुझे पता है, लेकिन तुम अब मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे ओमेगा हो तुम, तुम्हें पता है ना। तब वीयिंग कहता है कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, लेकिन प्लीज़ वॉशरूम में मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जिनगुनगायो अपनी गन निकालता है और उस वॉशरूम में जितने भी लोग थे उन सबको, जो भी कोई उस वॉशरूम में गया हुआ था ना, उन सबको बाहर निकाल देता है, और वीयिंग को कहता है कि जल्दी आना वरना। और वो एक छोटी बच्ची वहाँ पे खड़ी हुई थी जो अपने फादर का इंतज़ार कर रही थी, वो उसके फादर कहीं गए हुए थे, उस बच्ची को लेता है और उसके फोरहेड पे गन को टेक देता है और कहता है कि अगर तुम 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो याद रखना कि मैं इस बच्ची को मार डालूंगा जान से। जिनगुनगायो एकदम साइको हो चुका था, उसे वीयिंग चाहिए था अपनी वाइफ के रूप में, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ना एकदम साइको वाले कामों को कर रहा था। वीयिंग कहता है कि ठीक है मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा, लेकिन तुम उसे कुछ नहीं करोगे, वो छोटी बच्ची है। जिनगुनगायो तुम इतने मेंटल क्यों हो रहे हो। तब जिनगुनगायो कहता है जल्दी आओ, जाओ अब और जल्दी आना। तब वीयिंग तुरंत वॉशरूम में जाता है और अपने फ़ोन से वांग जी को सब कुछ मैसेज करके बताता है, और तुरंत वांग जी का कॉल आ गया था। और वांग जी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बस थोड़ी बहुत देर में आ जाऊंगा, वो जैसा कह रहा है तुम वैसा ही करो अभी। इतना सुनने के बाद वीयिंग को तुरंत जिनगुनगायो की आवाज़ आती है, वीयिंग जल्दी आओ वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा इस बच्ची को। तब वीयिंग तुरंत वांग जी का कॉल काटता है, और कॉल काट के तुरंत बाहर आ जाता है वो वॉशरूम से, और कहता है कि अब उसे जाने दो उस बच्ची को। तभी जिनगुनगायो उस बच्ची को छोड़ देता है वीयिंग को अपने सामने देख के, और अपनी गन को अपनी पॉकेट में रख लेता है और कहता है कि अब चलो हमें देर हो रही है। और वहाँ पर जिनगुनगायो के बॉडीगार्ड भी थे, 7-8 बॉडीगार्ड थे वहाँ पे जिनगुनगायो के। एंड वीयिंग को वो रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाता है और साइन करवा देता है ज़बरदस्ती। बट वीयिंग ने अपने नाम की जगह वांग जी का नाम लिख दिया था, उसने पूरा नाम लिखा था अपना, लैन वी वू जियान, ऐसे करके उसने अपना नाम लिख दिया था। एंड इसको देख के जिनगुनगायो ने इस चीज़ को देखा नहीं, लेकिन जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो बैठे हुए थे ना सामने इनकी मैरिज को करवाने वाले रजिस्ट्रार ऑफिसर, उन्होंने ये चीज़ देखा और वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी जिनगुनगायो जो कि सुनना ही नहीं चाहता था, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। और ऐसा कह के वो वीयिंग को वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है और वो कहता है कि तुमने शादी कर ली जिनगुनगायो, ऐसे एकदम फ्लर्टी नेचर में वांग जी ने कहा था। और वांग जी वहाँ पुलिस को लेकर आता है अपने साथ में, और वो कहता है कि आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। तभी जिनगुनगायो के साथ जो बॉडीगार्ड थे ना, वो उनमें और पुलिस ऑफिसर्स में फाइट होने लगती है। वांग जी और जिनगुनगायो की भी फाइट होने लगती है। वो पुलिस ऑफिसर्स उन बॉडीगार्ड्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन कैसे भी करके जिनगुनगायो वहाँ से बचकर भाग गया था। एंड वीयिंग उसको ऐसे
इतना सब कुछ होते हुए देख कर ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो कहते हैं, उनके साथ में नी मिंजू भी थे और नी मिंजू वीइंग को कहते हैं, वीइंग तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा कह के वो जिन गुनगायों के घर जाने लगते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। और वो जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो जिन जीसुन को भी उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद हमें 2 दिन स्किप होके दिखाया जाता है जियान यालनी जो कि अपनी मदर के घर पर हैं, और जिन जीसुन वगैरह सबको पकड़ लिया गया है, लेकिन जिन गुनगायों नहीं मिल रहा है। जिन गुनगायों नहीं मिला था उन्हें, जिन्स का जो हाउस है, होम है, जो उनका जो विलेज में होम है, वहाँ पर कहीं पर भी जिन गुनगायों नहीं मिला था पुलिस ऑफिसर्स को, और वो ढूंढ रहे थे। और इसी वजह से वांग जी ने वीइंग को, जियांग चैन को एंड अपने ब्रदर लेन सी चैन को, इन लोगों को बाहर भी नहीं जाने दिया था। लैन किरेन एंड लैन हुआ, जो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये 2 दिन से हो क्या रहा है। तब वांग जी से वो कहते हैं, वांग जी अब तुम हमें पूरी बात बताओगे या नहीं, हम पूरी बात सुनना चाहते हैं, हमें बताओ क्या हो रहा है। तब वांग जी उन्हें सारी बातें बताता है जो भी कुछ हुआ था, कि हाँ उसकी मदर की डेथ का पूरे जिम्मेदार ये जिन्स हैं और बेंस हैं, इनके गलत कामों का उनको पता चल गया था। तब जाके लैन हुआ को याद आता है, वो उस मेमोरी को भूल गए थे, वो उतना सा भूल गए थे, उतनी सी मेमोरी को उन्हें याद आता है कि हाँ लेकिन उस फाइल की एक और कॉपी है हमारे पास, हमारे ऑफिस में। जैसे ही लैन हुआ ने ये बोला तब वांग जी कहता है, कौन सी जगह है, वो कहाँ रखी है डैड, क्या आपको याद है, क्या आपको याद आ गया। तब लैन हुआ कहते हैं, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, उस दिन हमारी कार को टक्कर जिस ट्रक ने मारी थी ना, उसको जिन गुनगायों चला रहा था। मैं भूल कैसे गया इतने सालों में, मैं इतना ज़्यादा कैसे भूल सकता हूँ, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ। और वो ऐसा कह के ना दुखी होने लगते हैं। तभी वांग जी उन्हें हक करते हुए कहता है, प्लीज़ डैड आप दुखी मत होइए, बस हमें इन लोगों का सामना करना है। तब लैन किरेन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग वीइंग के पीछे क्यों पड़े हैं। तब ना लैन किरेन वांग जी से पूछते हैं कि लेकिन वीइंग तो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना उन लोगों के साथ। तभी वांग जी कहता है कि नहीं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है अंकल, मैं उससे प्यार करता हूँ। और वांग जी ने जी ना एकदम स्ट्रिक्टली कहा था, एकदम उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। लैन किरेन उसको ऐसा देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कहते नहीं हैं, और वो वीइंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक ही बार में बिना कुछ कहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वीइंग 2-3 दिन बाद, और यानी कि अब 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन जिन गुनगायों का कुछ पता नहीं है। और वीइंग अब अचानक से सुबह से गायब है, वीइंग किसी को भी नहीं मिल रहा है। वीइंग नी हुएसांग से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था, बट रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के बाद से वो नहीं मिल रहा है। उसकी कार को जो है क्या बॉडीगार्ड और जो ड्राइवर चला रहा था, वो दोनों ही हॉस्पिटल में है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। वांग जी उनको ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है कि वीइंग कहाँ है, वो कैसा है पता नहीं। उसको ढूंढने के लिए उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स लगा दिए थे, पूरे शहर में पुलिस टोल रही थी उसको ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट